हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। सबसे पहले प्रोटीन जो होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे पेप्टाइड्स बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के ये प्रोटीन बना होगा। मिनिमम कितने अमीनो एसिड होने चाहिए? तो मिनिमम 50 अमीनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है वो एक हेट्रोपॉलीमर है। प्रोटीन क्या है? एक हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या है कि जो इसके मोनोमर होंगे वो सारे एक जैसे नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। इसका मतलब क्या कि सेम ही तरीके के अमीनो एसिड जुड़ के कभी भी प्रोटीन नहीं बनता। प्रोटीन के लिए अलग अलग अमीनो एसिड होंगे, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वेलिन, सेरिन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से कि पूरे एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में जो सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है? वो है कोलेजन। दूसरा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, ये कौन सा है? तो वो है रुबिस्को, रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, जो कि कार्बन फिक्सेशन में आप बॉटनी के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो रुबिस्को, ठीक है, इसको क्या बोला? रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। कितने स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं इसके बायोलॉजी के हिसाब से? तो बायोलॉजी के हिसाब से इसके 4 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऐसे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें नंबर पता चलेगा कि पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा है, सो ऑन। एक और चीज़ हमें इससे पता चल सकती है, कौन सी? कि एन टर्मिनल कौन सा है और सी टर्मिनल कौन सा है। अब एमिनो एसिड का फॉर्मूला कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से दिखता है: COOH NH2H और R। ये भी कुछ इस तरह से होगा: COOH H और NH2। तो अब यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड, उधर कौन सा ग्रुप फ्री है? उधर अमीनो ग्रुप फ्री है। जो राइट हैंड साइड है उधर COOH ग्रुप फ्री है। इसीलिए जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है उसको हमने बोला एन टर्मिनल। जो राइट हैंड है, मतलब जो राइट हैंड साइड पे जो है, उसको हमने बोला सी टर्मिनल। तो ये तो बात हो गई हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 तरीके से जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिल सकती है। कौन कौन से 2 तरीके हैं? पहला है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स जो है उसके अंदर हमें ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और जैसा हमने पहले भी बात की हुई है कि बायोलॉजी के अंदर जब भी हेलिक वाला स्ट्रक्चर आए तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये वही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या? कि एक जो पहले नंबर का अमीनो एसिड का कार्बन होगा और दूसरा, मतलब सॉरी, एक जो पहला अमीनो एसिड होगा और दूसरा जो चौथा अमीनो एसिड होगा, जो 5वां होगा और 8वां होगा। ऐसे एक पहले और चौथे, हर पहले और चौथे अमीनो एसिड के बीच में आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो जो पहला अमीनो एसिड होगा उसका हाइड्रोजन होगा और जो 4th अमीनो एसिड होगा उसका कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। ठीक है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका अल्फा हेलिक्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है कैरेटीन प्रोटीन। कैरेटीन प्रोटीन जैसे कि हेयर और नेल्स के अंदर देखने को मिलता है, वो कैरेटीन प्रोटीन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाता है हमको। एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है कि ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर प्रेजेंट इन नेचर। तो हाँ, आपको इसको सही मानना है। ठीक है, कि ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर प्रेजेंट इन नेचर। दूसरी बात करते हैं, दूसरे हमारे पास है बीटा प्लीटेड शीट। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डिफरेंस है यहाँ पे, वहाँ पे इंट्रा है, यहाँ पे इंटर है। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल सकता है। यही हाइड्रोजन होगा एक अमीनो एसिड का और दूसरे का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। फाइब्रोइन प्रोटीन जो है, जो कि है नेचुरल सिल्क, वो किसका एग्जाम्पल है? वो है बीटा प्लीटेड शीट, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इससे पहले हमने एक चीज स्टडी की थी, वो क्या था?
वो था आपका आर्टिफिशियल सिल्क। जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो था रेयन, जो कि आपको किधर देखने को मिला था, जो कि हमें देखने को मिला था सेलुलोज के अंदर, है ना, याद करो सेलुलोज के अंदर हमने पढ़ा था रेयन आर्टिफिशियल सिल्क। तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कि भाई नेचुरल सिल्क क्या है, तो नेचुरल सिल्क क्या है, फाइब्रोइन। आगे बढ़ते हैं, एक सिर्फ क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं काम में आता है, ठीक है। तो अभी आपको बस ये एक लाइन याद रखनी, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामाचंद्रन प्लॉट किसकी स्टडी के लिए यूज़ होता है, तो वो प्रोटीन की स्टडी के लिए यूज़ होता है। सिंपल, कभी कभार आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो खुद के ऊपर ही ऐसे हॉलो वुलन बॉल की तरह जुड़ी हुई है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो सपोज ये लीनियर चेन है, एक फंक्शनल ग्रुप इधर है, एक फंक्शनल ग्रुप इधर है, तो यहाँ पे तो ये दूर दूर है, लेकिन ऐसे हॉलो वुलन बॉल बनने की वजह से क्या हुआ, ये जो दो फंक्शनल ग्रुप दूर दूर थे वो एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है। तो इससे जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट क्या है, देखो वैसे तो हम एंजाइम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझते हैं तो एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम के साथ बाइंड करता है सबस्ट्रेट, एंजाइम के साथ जो बाइंड करता है वो बाइंड करता है सबस्ट्रेट, और ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की जिस साइट के साथ बाइंड करता है उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो सपोज ये सबस्ट्रेट इधर आके बाइंड करता है तो ये होगी आपकी एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट फॉर्म होने में ये टर्सरी स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या लिखा है देखो, पॉलीपेप्टाइड चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ एज अ हॉलो वुलन बॉल। टर्सरी स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि जनरली ऐसे लाइन नहीं दी होती कि जो एब्सोल्यूट हो, लेकिन यहाँ पे दी है क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। एक और क्वेश्चन है क्या कि टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है इसका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन किस तरीके का प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स, मतलब मायोग्लोबिन हो गया, चलो टर्सरी स्ट्रक्चर की एक और बात करें तो इट ब्रिंग्स क्लोजर द डिस्टेंट अमीनो एसिड्स फॉर्मिंग एक्टिव साइट। तो ये हमने समझ लिया कि जो दूर दूर वाले जो ग्रुप थे वो पास आ गए जिससे एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बात कि इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या याद करना है कि इसके अंदर ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे प्रोटीन के अंदर, और एक एस्टर बॉन्ड देखने को नहीं मिलेंगे, बस। इसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपने सुने हो चाहे आपने ना सुने हो, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, आयोनिक, वान डेर वाल, कोवेलेंट, पेप्टाइड, ठीक है। ग्लाइकोसिलिक और एस्टर बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको इतना याद रह गया तो आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुंच सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितनी चेन होगी, मोर देन वन चेन होगी, क्योंकि ये कैसा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है क्या कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि दो, इसके अंदर दो अल्फा चेन्स देखने को मिलती है और दो बीटा चेन्स देखने को मिलती है। मतलब कितने सब यूनिट है टोटल, 4, 2 अल्फा 2 बीटा, बस। तो ये हो गया आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब एक और थोड़ी अगर डिटेल में बात आपको जानी है तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीनेशियस पार्ट है वो कौन सा है, वो है ग्लोबिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के फंक्शंस। तो कोलेजन जो है वो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है। बहुत बार क्वेश्चन में क्या आएगा कि कोलेजन जो है वो है इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब क्योंकि आप बहुत स्पीड में पेपर सॉल्व करते हो तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है, ठीक है। तो इसे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि कोलेजन जो है वो है इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। एंटीबॉडी वो भी प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने का काम करती है। रिसेप्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, तो सपोज कोई हार्मोन है, ये हार्मोन है, तो ये हार्मोन जिसके साथ बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं कि रिसेप्टर सिर्फ हार्मोन से ही बाइंड कर सकता है, ठीक है, लेकिन आप अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि रिसेप्टर मतलब यानी से जिसके साथ कोई चीज़ आकर बाइंड करे। ग्लूट4 क्या है, ये चैनल्स बनाती है सेल्स के ऊपर। सपोज ये सेल है,
अब ये सेल के अंदर ग्लूकोज को जाना है, तो ग्लूकोज कैसे जाएगा कि इसके ऊपर GLUT4 की चैनल बन गई, जिससे क्या होगा, इधर ग्लूकोज चला जाएगा। तो ये जो चैनल बनी वो बनी थी GLUT4 की, और GLUT4 किस नेचर का है, तो वो है प्रोटीनेशियस इन नेचर, जो कि सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज के काम में आता है। इंसुलिन हार्मोन है, वो भी प्रोटीनेशियस इन नेचर। ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो भी प्रोटीनेशियस इन नेचर है। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन आपको इस तरीके से बन सकता है कि ऑड वन आउट सेलेक्ट करो, कोलेजन दिया हो, एंटीबॉडी दिया हो, इंसुलिन दिया हो और इन्यूलिन दिया हो। तो इसमें इन्यूलिन जो है वो तो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है। तो प्रोटीन कौन है, ये सब प्रोटीन है। इसके अलावा जब आप पूरा 11th का चैप्टर का टेस्ट दोगे, है ना, सारे चैप्टर्स का, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कुछ हार्मोन्स के नाम होंगे जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर नहीं है, या तो कुछ ऐसे हार्मोन के नाम होंगे जो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हार्ड किया जा सकता है, जैसे कि कोलेजन हो गया, उसके बाद इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। तो आपको पूछेगा कि ऑड वन आउट सेलेक्ट करो, तो फिर जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा ऑब्वियसली कि बाय द नेचर आपको इसको अलग करना है, तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन होगा वो तो स्टेरॉयडल इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ तक था प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में।